मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों से हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था के विषय पर चर्चा करेंगे। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार उन्होंने अपने प्रशासन का संचालन किया, इन सारी विषयों पर विस्तार पूर्वक आपसे हम परिचर्चा करेंगे। हर्ष एक विजेता तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ हर्ष एक कुशल प्रशासक भी था। वो विजेता तो था ही, उसमें प्रशासनिक क्षमता अद्भुत थी और वह एक कुशल प्रशासक था। उसकी शासन व्यवस्था की जानकारी हमें बाण के हर्षरति तथा वेनसांग के यात्रा विवरण के साथ साथ उसके कुछ लेखों से प्राप्त होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि हर्ष ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, अपितु उसने गुप्त शासन प्रणाली को ही कुछ संशोधनों के साथ, कुछ परिवर्तनों के साथ अपना लिया। यहाँ तक कि शासन के विभागों एवं कर्मचारियों के नाम भी एक समान ही दिखाई देते हैं। हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। राजतंत्रीय व्यवस्था थी। वह महाराजा धीराज, परम भट्टकारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी महान उपाधियां धारण किया करता था। हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। इसमें हर्ष रचित में हर्षवर्धन को देवताओं का अवतार कहा गया है। इसकी तुलना, हर्ष की तुलना शिव से, इंद्र से, यम से, वरुण से, कुबेर से करते हुए सभी में सम्राट को श्रेष्ठ बताया गया है। हर्षवर्धन को सभी सम्राटों से श्रेष्ठ बताया गया है। उल्लेखनीय है कि मौर्य काल के बाद राजस्व में देवत्व के आरोपण की जो भावना प्रचलित हुई, वह इस समय तक पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हो गई थी। वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? हर्षवर्धन। जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसका प्रधान था। सम्राट कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष, न्याय का प्रधान न्यायाधीश तथा सेना की सबसे बड़ा सेनापति हुआ करता था। किंतु महान उपाधियों से युक्त एवं शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी हर्ष निरंकुश नहीं था। इतनी सारी सत्ता की केंद्र उसके अंदर निहित थी, उसके बाद भी वह निरंकुश और अहंकारी नहीं था। उसका राजस्व संबंधी आदर्श अत्यंत ऊंचा था। प्राचीन शास्त्रों के आदेशों का अनुसरण करते हुए उसने प्रजा रक्षण तथा पालन को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाया। हर्षवर्धन ने प्रजा की सुरक्षा कैसे हो, उसका संरक्षण कैसे हो, उसकी सुविधाएं कैसी हो, ये अपना सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित किया था। लक्ष्मी का फल दान देने तथा दूसरों को यश की रक्षा करने में मनुष्य को मन, वाणी तथा कर्म से प्राणियों का हित करना चाहिए। मनुष्य को किसी का अहित नहीं करना चाहिए। अपने वाणी से, अपने हृदय से, अपने कर्मों के आधार से प्राणियों को प्रायः हित करना चाहिए। चंद्रगुप्त तथा अशोक की भांति हर्ष व्यक्तिगत रूप से शासन के विविध कार्यों में भाग लेता था। हुएनसांग हमें बताता है कि हर्ष का संपूर्ण दिन 3 भागों में विभक्त था। दिनचर्या जो उसकी थी वो 3 भागों में विभक्त थी। एक भाग में वह प्रशासनिक कार्य करता था तथा शेष 2 भागों में धार्मिक कार्यों में व्यतीत करता था।
वह अथक था और इन कार्यों के लिए दिन में उसे अत्यंत छोटा पड़ता था। इन सारे कार्यों का निष्पादन करने के लिए पूरे दिन का जो समय था वो कम पड़ता था और इन कार्यों के लिए उसे दिन में कई तरह के समस्याओं का समाधान करना होता था। अपनी प्रजा की दशा को जानने के लिए हर्ष साम्राज्य के विभिन्न भागों का दौरा भी किया करता था। ऐसे अवसरों पर उसके रहने के लिए अस्थायी आवास भी बनाए जाते थे। जो अपने साम्राज्य का भ्रमण करता था उस दरम्यान जहां उसको रुकना था वहां एक अस्थायी आवास का भी व्यवस्था की जाती थी, जिन्हें जय स्कंधावार कहा जाता था। वंशखेड़ा तथा मधुवन लेखों में क्रमशः वर्धमान कोटि एवं कपितिका जयस्कंद धावारों का उल्लेख मिलता है। एक अन्य जयस्कंधधार अचिरावती नदी के तट पर स्थित मणितारा में था। यही सर्वप्रथम बाण ही हर्ष से भेंट हुई थी। सर्वप्रथम बाण से हर्षवर्धन को यहीं पर मुलाकात हुई थी। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जो थी, हर्ष के अधीनस्थ शासन महाराज तथा अथवा महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन में सामंतों का विशिष्ट स्थान था। हर्ष चरित तथा कादंबरी में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, प्रधान सामंत, शत्रु सामंत तथा प्रति सामंत। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष ने महासामंतों को अपना करद बना लिया था। वंशखेड़ा तथा मधुवन के लेखों में महासामंत महाराज ईश्वर गुप्त के नाम मिलते हैं। वे समय समय पर उसकी राजसभा में उपस्थित होते, विभिन्न समारोहों में भाग लेते तथा युद्धों के अवसर पर सम्राट को सैनिक सहायता देते थे। हर्ष काल तक आते आते सामंत शब्द का प्रयोग भूस्वामियों, अधीन राजाओं तथा उच्च पदाधिकारियों के लिए होने लगा था। आमत्य तथा कुमारमात्य जैसे पद भी सामंती विरुद्ध बन गए थे। एहोल लेख से पता चलता है कि हर्ष की सेना में बड़े बड़े सामंत सम्मिलित थे। आप सामंत वे थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने स्वामी की अधीनता मान ली थी। शत्रु सामंत अर्थ स्वरूप स्वतंत्र राजकुमार होते थे। शत्रु सामंत जो उपाधि थी वो क्या थी? वो स्वतंत्र राजकुमार होते थे। प्रति सामंत का अर्थ स्पष्ट नहीं है। R.S. शर्मा इन्हें राजा का विरोधा भाव रखने वाले तथा अवियनीय सामंत मानते हैं। देवाहुति के अनुसार इससे तात्पर्य शत्रु राजाओं के सामंत से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर्षकालीन प्रशासन पहले से कहीं अधिक सामंती तथा विकेंद्रीकरण के हो गया था। उसके शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया गया था और भी लोगों के हाथों में प्रशासन और की क्षमता या देखरेख थी। सम्राट को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। मंत्री को सचिव अथवा आमत्य कहा जाता था। हर्ष के समय में भंडी उसका प्रधान सचिव था। उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी मंत्री परिषद की राज्य का आवश्यक समझी जाती थी, उसकी आदेश उसकी समझी जाती थी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न को तय करने के लिए भंजी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी। उसका विदेश सचिव आवंती था। विदेश सचिव की संज्ञा महासंधि विग्रहिक थी। उसी के जिम्मे युद्ध तथा शांति की घोषणा करना होता था। हर्षचरित से पता चलता है कि अवंती के माध्यम से हर्ष ने यह घोषणा करवाई थी कि समस्त शासन या तो सम्राट की अधीनता स्वीकार करे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सिंहनाद तथा उसकी प्रधान सेनापति था। वह प्रभाकर वर्धन के समय से ही कार्यरत था। अनेक युद्धों का सफल संचालन उसके ने किया था। कई युद्धों के समय उसका संचालन इसने सफलतापूर्वक किया था। उसकी राजभक्ति उल्लेखनीय थी। शासन में उसका अत्यंत सम्मान था। कुंतल औसरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था तथा स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। राजस्थानीय संभवतः वायसराय या गवर्नर होता था। हुएनसांग के विवरण से
पता चलता है कि साधारणतया मंत्रियों तथा केंद्रीय कर्मचारियों को नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें भूमि का भूखंड दे दिए जाते थे, लेकिन सैनिक पदाधिकारियों को नगद भुगतान मिलता था। वह लिखता है कि निजी खर्च चलाने के लिए प्रत्येक गवर्नर, मंत्री, मजिस्ट्रेट और अधिकारियों को जमीन मिली हुई थी। इस प्रकार के अधिकारियों में प्रमातारों, राजस्थानियों, उपरीकों, विषयपतियों को शामिल किया जा सकता है, जिनका उल्लेख हर्ष के लेख में मिलता है। स्पष्ट है कि अब अनुदान स्वरूप राजस्व न केवल पुरोहितों और विद्वानों को बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिया जाता था। इस प्रथा की पुष्टि उस काल में सिक्कों की कमी से भी होती है। प्रशासनिक जो थे उसमें विभाग और पदाधिकारियों को बांटा गया था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का विशाल साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, किंतु हर्षकालीन प्रांतों की संख्या का कुछ पता नहीं चलता है कि कितने प्रांत थे और उसमें कौन कौन लोग थे। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है, जो आज भी हम सुनते हैं कि केंद्र में लोकपाल की स्थापना नहीं हुई, जो निष्पक्ष रूप से सारे पदाधिकारी और सारे लोगों पर अपनी निगरानी रख सके और उसकी देखरेख कर सके। ऐसा उल्लेख इस काल में भी मिलता है कि वहाँ भी एक लोकपाल शब्द आया है कि शासन में ये लोकपाल की व्यवस्था थी। प्रांत को मुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक मुक्ति का एक शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। मधुबन और बंसखेड़ा के लेखों में क्रमशः कुंड, धन, आनी तथा अंग दिए विषयों के नाम है। मुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिसे भी संज्ञा थी उसका विषय का, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंदर कई पाठक होते थे, जो आजकल के तहसीलों के बराबर होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन व्यवस्था जो थी, जैसे आज हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है, वैसी एक छोटी इकाई भी थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छकपटिल कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए अनेक करनिक होते थे। हर्षकालीन साहित्य तथा लेखों में कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे महतर, परमातर, भौगिक आदि, किंतु इनके वास्तविक अभिज्ञान के विषय में निश्चित रूप से बताना कठिन है। इनमें महतर गांव का मुखिया था। कुछ लोग इसे द्वारपाल अथवा ग्रामाध्यक्ष मानते हैं। परमातार का संबंध भूमि की पैमाइश से लगता है, जबकि भौगिक राजस्व विभाग से संबंधित कोई अधिकारी रहा होगा। हर्षचरित्र में लेखहारक और दीर्घाध्वज का उल्लेख मिलता है। ये संदेशवाहक प्रतीक होते हैं। कुमारतत्व, दूतक, द्वितीय आदि का उल्लेख मिलता है। कुमारा मात्य गुप्त प्रशासन में उच्च अधिकारियों का एक वर्ग था, जो किसी भी पद पर कार्य कर सकते थे। ये ऐसा वर्ग था, वो किसी भी पद को संचालित कर सकते थे, जो किसी भी पद पर कार्य कर सकते थे। हर्षकाल में भी यही स्थिति रही होगी। प्रायः उच्च श्रेणी का मंत्री होता था। कभी कभी राज परिवार से संबंधित व्यक्ति भी इस पद पर रखे जाते थे। उनका मुख्य कार्य दान ग्रहीता को भूमि हस्तांतरित करवाना था। दिवीर के लेखक भी कहा जाता है। इसका पद भी आमत्य जैसा ही था। लोगों से कोई भी बेगार नहीं लिए जाते थे। हुएनसांग लिखता है कि शासन का संचालन ईमानदारी से होता था। सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। हुएनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगल में फंस चुका था। उस समय चोरी चमारी और डाकुओं का आतंक था। वह लिखता है कि एक बार जब वह गंगा नदी से यात्रा कर रहा था तो समुद्री डाकू ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे देवी दुर्गा की बलि देने के लिए चुना। तभी भीषण तूफान आया जिसमें उसकी जान बच गई। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। हमें पता चलता है कि फयान ने सकुशल भारत का भ्रमण किया था। इस काल में दंड का क्या विधान था? अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। राजद्रोहियों को आजीवन कारावास दिया जाता था। ऐसे पता चलता है कि बंदियों के साथ निर्दयापूर्वक व्यवहार किया जाता था। दंड विधान गुप्त काल की अपेक्षा कठोर थी।
सामाजिक नैतिकता एवं सदाचार के विरुद्ध किए गए अपराधों में नाक, कान, हाथ, पैर आदि काट लिए जाते थे। अपराधियों को देश के बाहर भी निकाल दिया जाता था। अपराधी निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष के द्वारा दीप्त परीक्षाएं भी ली जाती थी। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित पुलिस विभाग की स्थापना हुई थी। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंड विधान दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। इस शासन व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था कैसी थी? राजस्व के क्या स्वरूप थे? हर्ष का प्रशासन उदार एवं नरम था। साम्राज्य में बहुत कम कर लगाए जाते थे। उसके प्रशासनिक काल में उसके दरमियान लोगों से नरम रुख के साथ उदार कर लिया जाता था। हर्षकालीन तामपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। पहला, भूमि कर, यह राज्य की आय का प्रधान साधन था तथा कृषकों से उसकी उपज का 6वां भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था जिसे व्यापारी देते थे। हिरण्य कर एक लिया जाता था, वो व्यापारियों से लिया जाता था। बलि कर के विषय में भी कुछ पता नहीं है। ऐसा लगता है कि यह एक धार्मिक कर रहा होगा जो धर्म के आधार पर लिया जाता था। व्यापारिक मार्गों, घाटी, बिक्री की वस्तु आदि पर भी कर लगते थे। इन करों से राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। तुल्य में नामक एक कर का भी उल्लेख मिलता है जो तौल या माप तौल के अनुसार वस्तुओं पर लगाया जाता था। जुर्माने के रूप में भी धन प्राप्त होता था। राजकीय भूमि से जो आमदनी होती थी उसे 4 प्रकार से खर्च किया जाता था। उसका एक भाग धार्मिक कार्यों में, दूसरा सरकारी कार्यों में, तीसरा राजभागीय पदाधिकारियों के ऊपर, कुछ विद्वानों के पुरस्कार देने के ऊपर, और चौथी और अंतिम विविध संप्रदायों को दान देने में खर्च किया जाता था। वेनसांग हमें बताता है कि यदि किसी शहर या गांव में कोई गड़बड़ी होती थी तो सम्राट तुरंत ही वहां जाता था। वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष 3 ऋतुओं में हर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा किया करता था, जहां लोग उसे कष्टों के विषय में, अपनी परेशानियों के विषय में, अपनी दिक्कतों के विषय में बताते थे। लेखों से इस प्रकार के 2 स्थानों का पता चलता है जहां हर्ष अपनी यात्राओं के दौरान टिका हुआ था। उसका वर्धमान कोटि तथा कपिथिक, इन स्थानों में क्रमशः वसखेड़ा तथा मधुबन के दान पत्र प्रसारित किए गए थे। सेना की व्यवस्था कैसी थी? इसके प्रशासनिक व्यवस्था में हर्षवर्धन के पास एक विशाल और संगठित सेना थी। बाण के हर्ष चरित्र और वेनसांग के विवरण से इसकी पुष्टि होती है। हर्ष चरित्र से पता चलता है कि दिग्विजय के लिए कुछ करने के समय हर्ष के सैनिकों की संख्या इतनी बड़ी थी कि अपने सामने एकत्र विशाल सैन्य समूह को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए थे। वेनसांग के अनुसार उसकी सेना में 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े थे। पैदल सैनिकों की संख्या भी काफ़ी बड़ी रही थी। उसकी संगठित सैन्य शक्ति के बल पर वो युद्ध में प्रायः विजय हुआ करता था और उसकी प्रशासनिक क्षमता, कर की क्षमता, लोगों के प्रति उदारता की भावना, इन सारों बातों को हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सफल उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी और उससे साम्राज्य में काफ़ी ही खुशहाली थी। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।